हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11वीं क्लास की फिजिक्स में गति के नियम का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति से संबंधित एक नया टॉपिक कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ को पार करता है तो साइकिल को मोड़ तरफ झुका लेता है। उसका कारण हम आपको जानेंगे कि क्यों झुका लेता है। ठीक है ना। तो हेडिंग आज लगाएंगे कि साइकिल सवार की मोड़ पर गति। ठीक है। और इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई साइकिल सवार किसी मोड़ को पार करता है तो अब साइकिल को मोड़ की ओर झुका लेता है, क्यों। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु हो, चाहे कोई कण हो, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और वो अभिकेंद्र बल वहां पर स्थित परिस्थिति के अनुसार दूसरे बल से प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई सड़क पर कोई वाहन मुड़ रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अभिकेंद्र बल वाले टॉपिक पर। और अगर कोई रस्सी से बांध किसी पिन को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो तनाव बल से प्राप्त होता है अभिकेंद्र बल। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ को पार करता है तो वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसको एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और वो अभिकेंद्र बल साइकिल और सड़क, साइकिल के टायर और सड़क के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई साइकिल सवार सीधे रहकर किसी मोड़ को अगर पार करता है तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ये हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल जो रिलेटिव मोशन होता है, यानी जो आपेक्षिक गति होती है, उसके विपरीत दिशा में। जैसे अगर हम बात करते हैं साइकिल जब भी कोई किसी सड़क पर चलेगी, मान लेते हैं हमारे पास सड़क ये है और इस पर अगर कोई साइकिल हमारी चल रही है ऐसे सीधे इस तरीके से, ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है ना। और ये कोई आदमी इसको चला रहा है, ठीक है ना। तो जो इस पर जो साइकिल जब चलेगी सीधे तो आप ध्यान देना कि ये जब भी इस तरह यहां समझो जरा इस जगह फिगर में, अगर कोई साइकिल का पहिया अगर यहां घूम रहा है ऐसे, मान लो ये साइकिल इस तरफ बढ़ रही है आगे ऐसे करके, इस वाले पॉइंट जब गति किस तरफ है इसकी जो गति होगी इस पॉइंट की वो पीछे की तरफ होगी। और इसका मतलब घर्षण बल जो काम करेगा उसके इस दिशा में काम करेगा। गति अगर इस दिशा में है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर घर्षण बल लिखना है, जो घर्षण बल एक संपर्क बल होता है, तो जब संपर्क होगा संपर्क पॉइंट पर गति की डायरेक्शन जो पहिए की होगी पीछे की तरफ होगी, तो घर्षण बल उस पर आगे की तरफ लगेगा जब पहिया इस तरह से लुढ़क रहा होगा तो। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब साइकिल की सड़क पर चलती है तो घर्षण बल की डायरेक्शन होती है वो गति की दिशा में होती है। ठीक है ना। और अभिकेंद्र बल जो काम करता है वो केंद्र की ओर काम करता है, तो इसका मतलब घर्षण बल भी केंद्र की तरफ जो कार्य करेगा उससे अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। तो जब साइकिल किसी मोड़ को पार करे और वो सीधी रहे, ठीक है ना, तो घर्षण बल की जो डायरेक्शन होती है वो गति की दिशा में होती है। ठीक है ना। तो गति की दिशा में होने के कारण उसको आवश्यक केंद्र बल प्रदान नहीं हो पाता है और बिना विकेंद्र बल के वृत्तिगत संभव नहीं। इस कारण से वो साइकिल सवार उस मोड़ को पार नहीं कर पाता है। ठीक है ना। अगर सीधी रहकर किसी मोड़ को पार करना चाहे तो वो मोड़ को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को जरा हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इसकी भाषा में लिख रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये भाषा समझ करके आप नोट्स अपने मन से बनाना चाहें तो सबसे बढ़िया नोट्स अपने हाथ के बने हुए माने जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं इस भाषा को कि जब साइकिल सवार किसी मोड़ को पार करता है तो वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय पथ पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो सड़क व साइकिल के टायर के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तिगत संभव नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। यदि साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर रहकर के मोड़ को पार करता है, यानी तिरछा ना हो, ठीक है ना, तो सड़क व साइकिल के टायर के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल
घर्षण बल की दिशा मोड़ के केंद्र की ओर ना होकर के साइकिल के चलने की दिशा के अनुदिश होती है। अगर सीधा रहेगा तो गति करने की जो दिशा होगी एकदम, क्योंकि सीधा अगर साइकिल सवार कर जा रहा है तो उसकी जो घर्षण बल की डायरेक्शन एकदम गति की दिशा में होगी, ठीक है ना, और जिससे साइकिल सवार को आवश्यक केंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? यानी आप ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब ऊर्ध्वाधर रह करके सड़क को पार करेगा तो जो अभिकेंद्र बल, जो घर्षण बल है, जो घर्षण बल की जो दिशा होगी वो हमेशा किस तरफ रहती है, मोड़ के केंद्र की ओर ना होकर के साइकिल के चलने की दिशा अनुदिश होती है, जिससे साइकिल सवार को अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाता है। अभिकेंद्र बल उससे प्राप्त होता है जो उसके केंद्र की ओर कार्य कर रहा हो बल, ठीक, तनाव बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, ठीक है ना, चाहे विद्युत आकर्षण बल हो, जो केंद्र बल कार्य करेगा उसी से अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। अब जो घर्षण बल गति की दिशा में काम कर रहा है, सीधे जा रहा है, मोड़ पता चला जैसे ये साइकिल जा रही है, मोड़ ऐसे मुड़ना है, ठीक है ना, जिस तरीके से मोड़ है, अब घर्षण बल ऐसे जा रहा है ऐसे करके तो उसकी दिशा में काम कर रहा है घर्षण बल, जबकि केंद्र की तरफ काम करना चाहिए। अगर इस तरीके का मोड़ है तो केंद्र इसका इस तरफ होगा, तो उस दिशा में ना करके वो गति की दिशा में काम करता है, इस कारण से अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाता जितना उसको चाहिए। अतः अब बिना अभिकेंद्र बल के व्यक्तिगत संभव नहीं है, इस कारण से वो सीधा रह करके ऊर्ध्वाधर रह करके मोड़ को पार नहीं कर सकता है। समझ गए? अगर ऊर्ध्वाधर रहेगा तो इस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा गति की दिशा में होगी। ये बात को समझ करके आपको आगे पढ़ना है कि अगर ऊर्ध्वाधर रहेगा तो घर्षण बल गति की दिशा के अनुदिश होगा, जिसके कारण उसको आवश्यक केंद्र प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जरा साइकिल को झुका लेता है तब क्या होता है, तो साइकिल को अगर झुका लेगा, देखिए अगर ये साइकिल सीधी जा रही थी, ठीक है ना, और ये अगर मोड़ अगर आता है, मोड़ ये आएगा यहाँ पर, दोबारा बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरीके कोई मोड़ है ऐसे, और साइकिल ये सीधा साइकिल सवार यहाँ पर आ रहा है ऐसे, और ये साइकिल क्या करता है, थोड़ा सा झुका लेता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे ये साइकिल सवार इसको झुका लेता है, साइकिल को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, ये ठीक है ना। इस तरीके की साइकिल सवार को इसको सीधा न जा करके साइकिल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता है, ये मान लेते एंगल बन रहा है थीटा। ऐसा जब झुका लेगा तब क्या होगा, जब साइकिल तिरछा हो जाएगा, मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर साइकिल ऐसे जा रही है ऐसे सीधी, तो घर्षण बल की डायरेक्शन या तो इस तरफ होगी या तो इस तरफ होगी, गति की दिशा के अनुदिश होती है। लेकिन जब साइकिल थोड़ा तिरछा कर लेगा ऐसे, ठीक है ना, या ऐसे कर ले, मोड़ की तरफ झुकाना, मतलब ऐसे मोड़ है, ऐसे झुका लिया, तो इस पर कांटेक्ट जो फोर्स जहां पर लगेगा उसको साइकिल नीचे की तरफ तिरछा दबाएगी ऐसे, तो घर्षण बल जो होगी वो इस तरफ काम करेगा। तिरछा अगर होगा तो जो इसकी टेंडेंसी होगी पहिए की पीछे तरफ फिसलने की होगी, तो जिस तरफ गति होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन घर्षण बल लगेगा। तो मोड़ अगर इस तरफ है, साइकिल को ऐसे झुका रखा है तो इस तरफ घर्षण बल काम करेगा, अगर इस तरफ साइकिल अगर फिसलती है तो, ठीक है ना। तो इस कारण से जब भी साइकिल सवार अगर ऊर्ध्वाधर से झुका लेता है तो उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जो घर्षण बल की डायरेक्शन है वो केंद्र की तरफ काम करने लगती है, और केंद्र की तरफ जो घर्षण बल कार्य करेगा उसी से अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस बात को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो पहले तो जरा ऊर्ध्वाधर रह करके सड़क को नहीं पार कर सकता है, मोड़ को नहीं पार कर सकता है, तो इसकी भाषा इस प्रकार नोट कर लीजिए। अब जरा ऊर्ध्वाधर से झुका ले तो उसकी भाषा किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ऊर्ध्वाधर झुकाने से क्या होता है, घर्षण बल की जो डायरेक्शन होती है वो केंद्र की तरफ हो जाती है, और केंद्र की तरफ होने से केंद्र बल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तो जब साइकिल को झुका लेता है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, तो देखिए इसकी भाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, जब साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से मोड़ के केंद्र की ओर थीटा कोण से झुक जाता है तो सड़क व साइकिल के टायर के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल, इसको लोग Fs से लिखते हैं, मोड़ के केंद्र की ओर कार्य करने लगता है। जैसे ये साइकिल सवार है ऊर्ध्वाधर झुक गया,
तो जो इस पर जो घर्षण बल कार्य करे भाई, इसकी जो टेंडेंसी होगी तिरछा कर लिया ऐसे ऐसे रखा हो तो इसकी टेंडेंसी इस तरफ गति करने की होगी साइकिल के पहिए की, आगे तरफ तो चल रहा है लेकिन जो इस तरफ जो तिरछा करने से जो बल लग रहा है उसके कारण इस तरफ भी फिसलने की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना। तो इस तरफ घर्षण बल जो काम करता है उसके केंद्र की ओर काम करने लगता है। ये इसका P पथ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से ये पूरा पथ बना हुआ है, तो ये इस तरफ काम करने लगता है Fs, ठीक है ना। और इस जो केंद्र तब काम कर रहा है जिसकी त्रिज्या हम लोगों ने r लिया है, और साइकिल सवार और साइकिल का कुल द्रव्यमान अगर m है तो अब केंद्र बल इसी घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है, यानी mv²/r, ठीक है ना। इस प्रकार से यही घर्षण बल जो केंद्र तक काम कर रहा है, यही घर्षण बल Fs साइकिल सवार को मोड़ पार करने के लिए आवश्यक केंद्र बल mv²/r प्रदान करता है। अतः साइकिल सवार बिना फिसले मोड़ को पार कर लेता है। तो इसका मतलब जो घर्षण बल होगा उसी से अब केंद्र बल प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं Fs = mv²/r, ठीक है ना। जहां पर m साइकिल व साइकिल सवार का कुल द्रव्यमान है, v साइकिल का वेग है और r है वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या जिस मोड़ पर ये मुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब जरा ये देखना है कि कितने एंगल से कितनी स्पीड होनी चाहिए तो कितने कोण से वो झुके, ठीक है ना। स्पीड के हिसाब से एंगल बनाना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से चलोगे तो ज्यादा एंगल झुकना पड़ेगा, ठीक है ना। कम वेग से लोगे तो कम, तो कितना उसका फार्मूला ड्राइव करना है तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं कि साइकिल सवार जब मोड़ को पार करता है तो कितने एंगल से झुकेगा, ठीक है। नोट कर लें। तो समझ करके इसकी भाषा को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, ये अगर साइकिल सवार मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर रहता थोड़ी देर के लिए, दूसरा एक चित्र बना रहे हैं, उसको जरा समझना। तो ये चित्र को हम जरा इस प्रकार से बनाएं, ये साइकिल सवार है, अगर मान लेते हैं ये ऊर्ध्वाधर रहता है इस प्रकार से, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रह करके इस मोड़ को अगर पार करता है, इसको समझने के लिए आप जरा इस तरीके से समझें, ठीक है। ये इसका पहिया है, साइकिल सवार हमारा जो है इसको इस मोड़ को पार कर रहा है, अगर नहीं झुका रहा है थोड़ी देर के लिए तो उसको जरा समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस पर जो साइकिल जो गुरुत्व केंद्र है जो इसका G, यहाँ पर लोग लिख रहे हैं गुरुत्व केंद्र G, और G पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। ये दो बल अपने मन से मान लेते हैं, और जैसे ये मोड़ पर आया, अगर साइकिल झुकाता नहीं है तो एक इस तरफ एक केंद्र बल काम करने लगेगा मोड़ के केंद्र की ओर, mv²/r। नहीं झुकाता तो अब केंद्र बल तो चाहिएगा, वृत्तीय पथ पर घूमना है तो अब केंद्र बल के बिना तो संभव नहीं, तो अब केंद्र बल इस तरफ काम करने लगेगा। तो होगा क्या, अगर ये F1 F2 ये हम मान लेते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए, F1 = F2 है और उसका मान है mv²/r के बराबर, और mv² कहां से प्राप्त हो रहा है, घर्षण बल से, ये मान लिया। अब जरा ध्यान दो, अगर सीधे साइकिल अगर चल रही है, सीधे साइकिल चल रही है तो इसका जो प्रतिक्रिया बल है, इसका प्रतिक्रिया बल तो ऊपर तरफ काम करेगा r, प्रतिक्रिया ऊपर तरफ काम करता है, और इसका जो भार होगा साइकिल और साइकिल सवार का, तो उससे गुरुत्व केंद्र पर लगा मानेंगे तो भार क्या होता है mg, वो गुरुत्व केंद्र पर लग रहा है नीचे की तरफ। अगर सीधी सड़क होती, मोड़ ना होता, तब तो ये mv² काम ही नहीं करता। तो देखो ध्यान दो आप, अगर मोड़ ना होता थोड़ी देर के लिए, सीधी सड़क होती, तो सीधी सड़क होती तो F1 F2 को हमने मान लिया बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों बल बराबर विपरीत है, किसी पर एक जगह बल बराबर विपरीत लगे हों तो उनका रिजल्टेंट शून्य होता है, तो लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगे हो चाहे ना लगा हो। तो ये अपने काम को समझने के लिए हमने मान लिया लगे हुए हैं, बराबर विपरीत हैं, तो इसका कुल प्रभाव क्या रहेगा, 0। अगर सीधी सड़क होती तो इसका मतलब केंद्र बल भी काम नहीं करता ये, तो R और mg ये एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते, F1 F2 एक दूसरे को प्रभाव कर देते,
तो नेट बल इसका शून्य होता और साइकिल बिल्कुल संतुलित अवस्था में चली जा रही थी सीधी सड़क पर। लेकिन जैसे ही इस पर मोड़ आया, इसने साइकिल को मोड़ दिया लेकिन साइकिल को झुकाया नहीं, तो जैसे मोड़ा तो P पथ पर जैसे घूमेगी तो अपकेंद्र बल काम करने लगेगा, ठीक है ना। अपकेंद्र बल इस तरफ काम करने लगा, भार इसका नीचे तरफ काम कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर तरफ काम कर रहा है, F1 F2 इस तरफ काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि R और mg तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को ये निष्प्रभावित कर देंगे। जो mv²/r है और ये F1 बल है वो साइकिल को इस वामावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। ये साइकिल ऐसे ऊर्ध्वाधर है तो ये इस तरफ घसीटेगा बल और ये वाला F1 जो इस तरफ घसीटेगा, तो साइकिल बाहर तरफ गिर पड़ेगी अगर नहीं झुकाता है तो, ठीक है ना। नहीं झुकाता है तो ये जो mv²/r है वो और F1 ये मिल करके एक वामावर्त बलयून का आघूर्ण बनाएंगे, क्योंकि ये F1 और mv² हमने दोनों कैसे माने हैं, बराबर, और बराबर है और विपरीत दिशा में है या रेखाएं भी अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या बनाएंगे, एक बलयून, और बलयून हमेशा क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है गुरुत्व केंद्र के प्रति। तो इस प्रकार से इसको घुमा करके साइकिल को बाहर गिरा देंगे। तो बाहर ना गिरे इसके लिए क्या करता है साइकिल सवार, साइकिल को केंद्र की तरफ झुका लेता है। तो झुकाने से क्या होगा, झुकाने से क्या होगा कि इसको अब केंद्र बल इस तरफ काम करने लगा, इसका जो भार होगा या जो तो केंद्र है उस पर जो भार यहाँ पर काम करेगा नीचे की तरफ, और प्रतिक्रिया बल तो इसका ऊपर तक काम करेगा। प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत ऊपर तक काम करता है, ठीक है ना। और इसको ऊर्ध्वाधर से इसने इतना झुका लिया ये, तो अब क्या होगा, और ये जो बल है वो F1 F2 ये हम यहाँ पर लगे हुए मान लेंगे, F1 इधर और F2 इधर। तब क्या होगा, अब देखो ये जो F1 और mv²/r जो इसको वामावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे थे यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये जो भार और प्रतिक्रिया बल हैं वो उसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे। तो साइकिल को बैलेंस करने के लिए दोनों जो आघूर्ण हैं वो बराबर होने चाहिए। F1 और mv²/r द्वारा जो बना बलयून का आघूर्ण है वो वामावर्त दिशा में, और ये जो भार और प्रतिक्रिया बल है वो उसको घुमाने पर आएगा। भाई ये देखो भार जो नीचे तरफ काम कर रहा है तो ऐसे ये इधर तक जाएगा नीचे की तरफ ऐसे, और ये ऊपर तरफ तो ऐसे घुमाने का प्रयास mg और r, और ये जो है इस तरफ घुमाने का प्रयास। अगर बैलेंस बनाना है साइकिल में तो ये दोनों जो बलून बना रहे हैं उनका आघूर्ण बराबर होना चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में क्या होना चाहिए, लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में ये जो लिख सकते हैं F1 व Fs, F1 व Fs जो घर्षण बल काम कर रहा है द्वारा बने बलयुग्म का आघूर्ण बराबर किसके होना चाहिए, mg व r द्वारा बने बलयुग्म का आघूर्ण। ये दोनों बलयों के आघूर्ण बराबर अगर होंगे तभी साइकिल संतुलन की अवस्था में होगी। ज्यादा झुका देंगे तो अंदर तक गिर जाएंगे, नहीं झुकाएंगे तो बाहर तरफ गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब जरा ये बलयों का आघूर्ण होता क्या है, दोनों बल में से एक बल, क्योंकि दोनों बल कैसे हैं, ये बराबर हैं, तो दोनों में से एक बल तथा उनके बीच की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी, तो F1 और S इनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली होगी, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से समझेंगे, इसको यहाँ पर लगा हुआ मानो तो आसान रहेगा। ये S ये एंगल थीटा है, तो एंगल इस प्रकार से बना है। तो ये यहाँ पर ये जो इसको पॉइंट नाम लिख लेते हैं हम लोग A, इसको लिख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट, एक लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी, समझ आ रहा है।
अब जरा ध्यान दो, ये जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी? ये AB। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं AB। अगर वामावर्त वाला गुण निकाल रहे हैं तो, ठीक है ना, बलयुक्त का गुण यानी वामावर्त वाला गुण बराबर दक्षिणावर्त वाला गुण है। तो ये हमारा ये जो Fs और F1 द्वारा जो बना बल वामावर्त वाला गुण है, वामावर्त वाला गुण का वाला गुण कैसे निकालेंगे? बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी कैसे होगी? AB बराबर दूसरा बल कौन बता, जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है वो R है और mg है। तो mg इंटू R और mg दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो R और mg बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो R और mg दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इस परिस्थिति के अनुसार हमेशा इक्वल नहीं होते, लेकिन इस परिस्थिति में यहाँ पर जैसी स्थिति है उस हिसाब से R और mg बराबर होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो वैल्यू अलग अलग होती है, हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। Fs इंटू AB बराबर mg इंटू, अब mg और I के बीच की लंबवत दूरी कौन सी क्रिया रेखा कौन सी है? ये वाली, और ये क्रिया रेखा इसकी इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी? BG। ये पॉइंट ध्यान रखना है। बल दो बल बराबर विपरीत होंगे तभी तो बल युग्म बनाएंगे, और उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए। तो लंबवत दूरी AB होगी, इसकी BG होगी। AB और BG की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है इस त्रिभुज, ध्यान दो जरा। त्रिभुज ABG से cos थीटा बराबर लगाना है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो अगर हम आधार इसका ले रहे हैं AB, आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा? AG। यहां से AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा AG cos थीटा। ऐसे कहा जरा sin थीटा निकालो, इसी में sin थीटा वाला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? BG, कर्ण है AB, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण BG अपॉन AB। यहाँ से BG की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ देख लेते हैं। BG बराबर हो जाएगा, BG बराबर हो जाता है BG बराबर हो जाएगा AG, सॉरी AG। BG बराबर हो जाएगा AG sin थीटा, ये हो जाएगा। ये जरा वैल्यू यहाँ पर रखनी है, सुनो कर लीजिए। पहले चित्र भी बनाने का प्रयास करो, साइकिल वाला चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। चित्र अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोग बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जरा यहाँ पर रखें, अगर नोट कर लें तो देखिए यहाँ पर जरा हम रखते हैं इसी के नीचे। तो Fs की वैल्यू कितने है? इसकी Fs की जगह तो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, इंटू ये हम लोग तो पहले देख चुके हैं। Fs बराबर mv स्क्वायर अपॉन r है। AB का मान कितना है? AB का मान AG cos थीटा, और यहाँ पर mg इंटू BG का मान कितना है? ये है AG sin थीटा, AG sin थीटा, ठीक है। अब जरा इसको निकालने के बाद अब हम AG से AG कैंसिल हो जाएगा। यहाँ AG है, AG cos थीटा है, ठीक है। AG cos थीटा इज इक्वल टू mg इंटू AG cos थीटा। अब AG से AG तो कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, इसको cos थीटा को उधर ले जाओ, AG sin थीटा है। ये cos थीटा को उधर ले गए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg, या tan थीटा इसको लिख सकते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg। ये फार्मूला आ जाता है कि एंगल कितना झुकाना है। जितना ज्यादा वेग एंड v का मान जितना ज्यादा रहेगा, एंगल का मान उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम कितना झुकाएंगे किसी मोड़ को पार करने के लिए साइकिल को, उसके लिए फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। याद रखना, न्यूमेरिकल की भी जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जरा ये चीज हम एक चीज और समझते हैं
कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मोड़ को पार करने के लिए, ये जरा हम देख रहे हैं। एक बार फिर हम लोग देखते हैं। जैसा हमने अभी हम लोग समझा इतना कि जब भी किसी मोड़ को साइकिल सवार पार करता है तो उसको अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है, घर्षण बल से, ठीक है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि अभिकेंद्र बल mv²/r घर्षण बल Fs से प्राप्त होता है। ये चीज तो हम लोग समझे अभी तक, बिना घर्षण बल के तो अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा। तो घर्षण बल से अगर प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि जो अभिकेंद्र बल है अगर मोड़ को पार करना चाहता है तो अभिकेंद्र बल का मान हमेशा घर्षण बल से छोटा या उससे के बराबर होना चाहिए, ज्यादा कभी ना हो। भाई अभिकेंद्र बल घर्षण बल से ही प्राप्त हो रहा है और घर्षण बल कम हो जाए, अभिकेंद्र बल ज्यादा हो जाए, तब तो आप मोड़ को पार ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर आपको गिरने से तो रोक नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए मोड़ को पार करने के लिए, अभिकेंद्र बल का मान हमेशा घर्षण बल से कम या उसके बराबर, अधिक तो होना ही नहीं चाहिए अभिकेंद्र बल, ठीक है ना। यहां से वेग का मान निकालो कितना आएगा। तो इसकी जगह हम लोग अब अभिकेंद्र जो घर्षण बल है, घर्षण बल का जो अधिकतम मान कितना होता है ये लोग पढ़ से घर्षण बल वाले में क्या भाई, घर्षण बल तो वेरिएबल है, स्थैतिक घर्षण बल होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है घर्षण बल। अगर घर्षण गुणांक अगर सड़क और टायर के बीच में म्यू एस अगर मान लेते हैं तो जो घर्षण बल का जो मान होता है उसको किस तरह लिखते हैं हम लोग, म्यू एस आर के बराबर, ठीक है ना। इतना अधिकतम घर्षण बल हो सकता है। और आर का मान किसके बराबर होगा, mg के बराबर। आर किस बराबर होगा, mg के। मैंने चित्र में देखा कि आर mg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो आर mg दोनों बराबर। यहां से m से m तो कैंसिल हो जाएगा, v लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, v², ये हो जाएगा म्यू एस आर जी, ये हो जाएगा। या v लेस देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये उसका सूत्र है कि इससे वेलोसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसे, अंडर रूट म्यू एस आर जी से। इससे अगर ज्यादा वेलोसिटी अगर हो जाएगी तो अभिकेंद्र बल का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा जो घर्षण बल से प्राप्त नहीं होगा। तो अगर वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो आप साइकिल लेकर के बाहर तरफ गिर पड़ेंगे, मोड़ से बाहर की तरफ, ठीक है ना। जो अभिकेंद्र बल मिलेगा नहीं, ठीक है ना, घर्षण बल जब कम है तो बाहर तरफ आप गिर पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यानी कह सकते हैं कि मोड़ को पार करने के लिए, मोड़ को पार करने के लिए साइकिल का अधिकतम वेग कितना होना चाहिए, v मैक्सिमम, वो होना चाहिए सिर्फ इसके बराबर। इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होगा तो फिर आप मोड़ को पार नहीं कर पाएंगे, घर्षण बल भी आपको गिरने से नहीं बचा पाएगा। बचाता कौन है, घर्षण बल। मोड़ को पार करने के लिए अभिकेंद्र बल कौन देता है, घर्षण बल। और घर्षण बल का मान अगर अभिकेंद्र बल से अगर कम हो जाए तो फिर आप गिर जाएंगे। तो इसका मतलब वेग आपको इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मोड़ पर, इससे अगर ज्यादा वेग है तो आप घर्षण बल की औकात नहीं जो आपको बचा पाए गिरने से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी मोड़ को पार करने के लिए। क्लियर है। आर है जहां मोड़ की त्रिज्या, जी है गुरुत्वीय त्वरण और म्यू एस क्या है, उस सड़क और टायर के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार इसको नोट कर लीजिए। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई कार किसी मोड़ को पार करती है तो
किस प्रकार से उसकी गति होगी, ठीक है ना। जैसे प्रश्न आता है एग्जाम में कि सड़कें मोड़ पर ढलावदार बनाई जाती हैं, तो उसका क्या रीजन है, ढलावदार नहीं बनाएंगे तो क्या समस्या आएगी, और ढलावदार बनाते हैं तो उससे क्या लाभ है, ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।